भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। अभी आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अपने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। बस बस, तुम्हारा हर दिन खुशियों से भरा रहे। जीते रहो बेटे। निश्चिंत रहिए, ये रहस्य आपके और मेरे बीच में ही रहेगा। किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। बैठी भाभी। भाभी, आज आप पूरे विधि विधान के साथ हमारे धर्म भैया की धर्म पत्नी बन गई हैं। अब आपको इस कमरे में परायापन महसूस नहीं होगा। भाभी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे धर्म भैया को उतनी खुशी देंगी जितनी हमारी जानकी भाभी दिया करती थी। आज उनकी आत्मा कितनी शांत होगी ना। भाभी, दूसरों की खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाना ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। आपने जो त्याग किया भाभी, उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। आज से आप धर्म भैया की धर्म पत्नी और हम सबकी जानकी भाभी बन गई हैं। भाभी, मैं सच में बहुत खुश हूँ आज। अब आप हमारे धर्म भैया का इंतजार कीजिए। और आज हमारा श्लोक अपने चाचा और चाची के पास सोएगा, है ना? आज से ठीक 5 साल पहले हम इसी तरह शादी के बंधन में बंधे थे, पर उस वक्त मेरी जिंदगी दिशाहीन सी थी। ना मुझे सफर का पता था, ना मंजिल का, बस यूं ही चला जा रहा था। इसलिए उस वक्त मैं अपने हमसफर की कदर नहीं कर पाया। शादी के वक्त किए हुए वचनों में से एक भी वचन ठीक से निभा नहीं पाया। पर आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुमसे किया हुआ हर एक वचन निभाऊंगा।
बात पूछ रहा है? वैसे आज दोबारा शादी तो धर्म भैया और जानकी भाभी की हुई है। तो सातवें आसमान पे उन्हें होना चाहिए, सपनों की दुनिया में उन्हें एक होना चाहिए, लेकिन चमक जो है आपके चेहरे पे दिख रही है। क्या राज है इस तेज का, बताइए बताइए। कहते हैं ना ऋषभ, अपनी खुशी से ज्यादा अहमियत रखती है अपनों की खुशी। बस उसे महसूस करना आना चाहिए। आज धर्म भैया और जानकी भाभी एक बार फिर से एक दूसरे को पाकर कितने खुश होंगे। शायद उन्हीं की खुशी मेरे चेहरे पर झलक रही है। ऋषभ, परिवार में खुशी होना ना बहुत जरूरी है। किसी अपने की आंखों में जब हम मुस्कुराहट देखते हैं ना, तो बस दिल अपने आप ही मंजिल पा लेता है। और फिर ऋषभ, हंसता खेलता परिवार, खुश परिवार, यही तो जिंदगी है। बाकी सब तो सिर्फ सफर है। और इस सफर का हम सफर तो मैं हूं, और इस परिवार का हिस्सा भी मैं हूँ। और रानी जी, आपसे सबसे ज्यादा प्यार भी मैं ही करता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था? बच्चा यार, बच्चा है नहीं 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 नहीं, बच्चों को ऐसे मत सिखाओ। उठिए जनाब, सूरज सर पर चढ़ा है। चाय पीजिए। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? सूरज तो रोज ही उगता है, पर आज जो तुम्हारा ये अंदाज देख रहा हूं, ये पहले कभी नहीं देखा। आज मुझे लग रहा है कि वाकई मेरी नई नई शादी हुई। चूड़ियों की खनखनाहट के साथ साथ तुम्हारा रूप भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि दोबारा फेरे लेने से इतना बदलाव आ जाता। अच्छा नहीं लगा मेरा बदला हुआ रूप? ठीक है, फिर आप चाहते तो पहले वाली जानकी बन जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा ये रूप भी बहुत अच्छा है।
मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, तुम्हारी कसम जान के, तुम आज बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही हो। सच? ठीक है, फिर आज से आपको आपकी जानकी इसी रूप में मिलेगी। आप मुझे निहारना बंद कीजिए और जाके तैयार होइए, सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे। अब जाइए। जाइए। चाय तो पिला दो। पीछे। अरे जानकी भाभी, लगता है आज तो सूरज ने भी अपना रंग बदल लिया होगा। क्या मतलब? मतलब मैं समझाती हूँ भाभी। पायल भाभी ये कहना चाहती हैं कि आज तो आप कहर ढा रही हैं। हाँ भाभी, वाकई में आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। परीक्षित रहो बेटा, तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। रानी बेटा, कल तुम्हारे एक फैसले ने ताऊ जी को और मुझे बहुत सुकून दिया है। कल के बाद हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे चारों धाम की यात्रा कर ली। वो कहते हैं ना, चारों धाम की यात्रा करने से सारे पाप और सारी गलतियां धुल जाती हैं। 5 साल पहले हमने बहुत बड़ी गलती की थी। हम अपने बड़े बेटे की शादी पर नहीं गए थे। बस कल के बाद मन बहुत हल्का हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बोझ मन से उतर गया है। भैया, राधे श्याम एंड ब्रदर्स जो मधुपुर के नामी रिटेलर्स में से एक है, उनके मालिक राधे श्याम जी से मेरी आज मीटिंग हुई थी। भैया, राधे श्याम जी जो हैं वो धर्म एंड ब्रदर्स के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं। हमारा काम देखा है उन्होंने और वो हमारे साथ किसी तरह की डील करना चाहते हैं। अब देखिए, उनका हर महीने काफ़ी ऑर्डर रहेगा क्योंकि उनकी एक नहीं 4 रिटेल दुकानें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई डील कर लेते हैं उनके साथ तो हमारा मुनाफा कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। तुम देख लो ऋषभ, अगर तुम्हें ठीक लगता है, तुम्हें लगता है कि इन लोगों से हाथ मिलाने में हमारा फ़ायदा, तो तुम उनके साथ डील कर सकते हो। लेकिन ताऊ जी को इस लाइन में 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनसे एक बार राय ज़रूर ले लेना। उनका अनुभव हमसे ज़्यादा है और ताऊ जी का फैसला हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर बिजनेस और पार्टी। अच्छा बेटा, किस पार्टी से डील करने का प्रपोजल लेकर आया हो? ताऊ जी, वो राधे श्याम एंड ब्रदर्स, उनकी जो बड़े बाजार में दुकान है, वो हमसे डील करना चाहते हैं। हर महीने बहुत सारा माल बिकेगा। जानता हूँ बेटा, आप कपड़े को हाथ लगाकर उसकी कीमत और पार्टी का नाम सुनकर उनका टर्नओवर बता सकता हूँ मैं। मेरे ख्याल से तुम्हें उस पार्टी के साथ कोई डील विल नहीं करनी चाहिए। देखो बेटा, मीठे बोल बोलना हमारे कारोबार की खासियत होती है, लेकिन इन मीठे बोलों में तुम्हें फंसना नहीं है। हमारी अपनी काबिलियत होनी चाहिए, उसी से तो हमें कारोबार में सफलता मिलेगी। तुम जिस पार्टी की बात कर रहे हो, माना कि मार्केट में वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन सिर्फ पुराना होना काफ़ी नहीं है। मार्केट में नाम और रेपुटेशन भी देखी जाती है। राधे श्याम एंड सन्स की रेपुटेशन बहुत ही ख़राब है। 6-6 महीने तक वो लोग पेमेंट ही नहीं देते। और देखो बेटा, हम बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करते, हमें लोगों से अच्छा व्यवहार भी तो बना के रखना है। अब जिन पर हमें भरोसा ही नहीं है, उनसे हाथ मिला के क्या फायदा। माफ कीजिएगा सुंदरी जी, आपका घरेलू मामला है, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये सौदा इन लोगों को कर लेना चाहिए। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि जो व्यवहार उन लोगों ने दूसरों के साथ किया वो इन बच्चों के साथ भी करेंगे। और फिर धंधा तो खतरे का दूसरा नाम होता है ना भाई साहब। धंधे में सिर्फ और सिर्फ फायदा देखा जाता है। फिर ये लोग 4 भाई हैं, मार्केट में किसी से पैसा निकलवाना इनके लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं बाबा, आप जैसा कह रहे हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। ताऊ जी ठीक कह रहे हैं, एक डील ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हमें गलत लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए।
वैसे भी हमें बिजनेस की क्या कमी है? ठीक कह रहे हैं आप भैया। हाँ भैया, ताऊ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में हम खामा झंझट में फंस जाएंगे। हमने तो ताऊ जी से एक ही बात सीखी है कि कम कमाओ लेकिन व्यवहार बना के कमाओ। सुकून से काम करो तो दिन भी सुनहरा और मन भी सुनहरा। समझ गया मैं बेटे, इस घर के सारे राज मैं समझ गया। यहाँ की सत्ता ताऊ जी और ताई जी के हाथ में है। अरे जब तक वो दोनों इस घर में है ना, तुम इस घर की मालकिन तो दूर, इस घर की मालकिन बनने के सपने तक नहीं देख सकती। हाँ बेटे, जब तक वो दोनों इस घर में है, तुम इस घर पर राज नहीं कर सकती। बस नाम की बड़ी कहलाओगी, सिर्फ नाम की। क्योंकि इस घर के सारे महत्वपूर्ण फैसले, सारे अधिकार, सारी ताकत उनके हाथ में है। बाकी तो सब उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं बस। उनके रहते सरकारी जमीन मेरे हाथ कभी नहीं आ पाएगी। और कैसे आ पाएगी? वो जमीन तो धर्म जी के नाम पर है, और धर्म जी है कि अपने ताऊ जी को आदर्श मानकर चलते हैं। ताऊ जी ने जो कहा बस उनके लिए वो भगवान का हुक्म है, समझो। अब एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो और मुझे कर्ज के जंजाल से निकालना चाहती हो, तो हमें उन दोनों को अपने रास्ते से हटाना होगा। ज्यादा दिन मुझे अपनी बेटी के घर नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन तुम मेरे वो जमीन का काम जल्द से जल्द कर देना। अरे मेरी जान आफत में पड़ गई है। कब तक कर्जदारों को मैं छूट की रकम देता रहूंगा? देखो मेनका, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी बाप की इज्जत और तुम्हारे सपने। जानकी की जगह तुम ले चुकी हो। अब बस धीरे धीरे धर्म जी को अपने प्यार के जाल में फंसाना है तुम्हें। उन्हें इस कदर प्यार में अंधा कर देना तुम कि उन्हें चारों तरफ जानकी जानकी नजर आए। और हाँ श्लोक, इस घर का चिराग, इस घर की जान है वो। उसे इतनी ममता दो, इतना प्यार दो कि वो तुम्हारा आंचल छोड़कर और कहीं नहीं जा पाए। इस तरह दोनों बाप बेटे को अपने कब्जे में करके आधी सत्ता तो तुम हासिल कर लोगी। बाकी बची आधी सत्ता पाने के लिए तुम्हारे रास्ते में आए हर कांटे को तुम्हें दूर करना होगा। अरे आपसे कहा ना बादाम का मिल्कशेक ले आइए, अभी तक यहीं खड़े हैं। चलिए जाइए। अब बस धीरे धीरे धर्म जी को अपने प्यार के जाल में फंसाना है तुम्हें। उन्हें इस कदर प्यार में अंधा कर देना तुम कि उन्हें चारों तरफ जानकी जानकी नजर आए। आप ही के बारे में सोच रही थी। कहते हैं ना, दिल को दिल की चाह होती है। बहुत खुश हूँ। जब भी आप फोन करते तो बहुत अच्छा लगता है। दिल कहता है कि आप कहीं दूर नहीं, बस यहीं मेरे आसपास हैं। कहते हैं ना, पति का प्यार मिले तो दुनिया हसीन लगने लगती है। जानती हो, आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक मुझे क्या हो गया। क्या करूं, आप ही के प्यार का असर है। दोबारा शादी हो गई ना,
तो प्यार भी दुगना हो गया। अच्छा ठीक है, अब शाम को जल्दी आना। ये सब भी से आपका इंतजार कर रही है। बाय। ठीक कह रहे थे बाबा, कांटों को हटाकर ही फूलों की उम्मीद की जा सकती है। पर ये ताऊजी ताईजी नाम के कांटे को कैसे हटाऊं? चार धाम की यात्रा करने का सुनहरा अवसर, 1 महीने का टूर। शास्त्रों में जिस जगह को मोक्ष धाम कहा गया है, वो केदारनाथ बद्रीनाथ में कदम रखते ही एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी। जो भी व्यक्ति इस यात्रा में जाएगा, उसका ये जन्म सफल हो जाएगा। उसे मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य होगी। जो भी व्यक्ति इस पवित्र यात्रा में शामिल होना चाहता है, वो कृपया इस फोन नंबर पर संपर्क करे। रानी। भाभी, जानकी भाभी, आइए ना, बैठिए। वो मेरे मन में एक ख्याल आया था, सोचा तुमसे बात करूं। कहिए ना भाभी। जब से आई हूं तब से देख रही हूं कि ताईजी ताऊजी को सब माता पिता से भी बढ़कर मानते हैं। उनकी हर बात मानते हैं, उनकी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं करते। और ताईजी ताऊजी भी सबसे कितना प्यार करते हैं। हमारे दुख में उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और उनकी जिंदगी तो सुबह से लेकर शाम तक बस हमारे ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। तुम्हें नहीं लगता रानी कि हम लोग ने उन्हें हमारे मोह माया में बांध कर रखा है? रानी, वो लोग जिंदगी के ऐसी मंजिल पर है जहां पर उन्हें अपने लिए, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे तो उन्हें जिंदगी का एक नया रूप दिखाई देगा। उनमें जीने की नई स्फूर्ति आएगी। उनके दिल को कितनी सुख और शांति मिलेगी और आत्मा प्रसन्न भी हो जाएगी। याद है कल ताईजी ने बातों बातों में 4 धाम के सुख की बात की थी? तो आज ही सुबह मैंने 4 धाम की यात्रा की ऐड पढ़ी पेपर में। उसमें लिखा था कि इस यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मुझे ख्याल आया रानी कि क्यों ना हम ताईजी ताऊजी को इस यात्रा पर भेजें। वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। रानी, इस परिवार की खुशियों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। तो क्या हम अपना स्वार्थ छोड़कर उनकी खुशी के लिए उन्हें भेज नहीं सकते वहां? क्या बात है, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं भाभी, आपने कुछ गलत नहीं कहा। मैं तो ये सोच रही थी कि ये बात हमारे जहन में क्यों नहीं आई। आपने ताऊजी और ताईजी के लिए इतना अच्छा सोचा। ठीक है, हम लोग अभी से ही सारे अरेंजमेंट्स कर देते हैं और उन्हें सरप्राइज देंगे। हाँ? देखिए भाई साहब, हम आपके एडवर्टीजमेंट के भरोसे नहीं, आपके भरोसे भेज रहे हैं अपने ताऊजी ताईजी को वहां। उन्हें सफर में और वहां बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी। जी जी जी, धन्यवाद। देखा लीलावती, हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। पिछले जन्म में जरूर हमने मोती दान किए होंगे। हाँ, ये बच्चे हमारे लिए कितना सोचते हैं ना। हम तो धन्य हो गए। ताईजी, सच कहूं, शायद हमारे मन में तो ये ख्याल कभी भी ना आता
वो तो हमारी जान की भाभी हैं, जिन्होंने हमें इस बात का एहसास दिलाया कि आप दोनों ने तो अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए बिता दी, अपने लिए ना कुछ किया और ना ही कोई वक्त निकाला। अब हमें भी अपना स्वार्थ छोड़कर आप दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त देना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी सुकून से बीते। धन्यवाद बहू, जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। ऐसा तो शायद हमारी सगी बेटी भी नहीं सोचती। अच्छा बच्चा, ख्याल रखना। धर्म बेटा, हमारे बाद इस घर में अब तुम ही बड़े हो। मेरा ये घर, ये परिवार तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। अपने छोटे भाइयों को पिता की तरह प्यार देना, देखो उन्हें किसी भी बात की कमी महसूस मत होने देना, और इस पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखना बेटा। ताऊ जी, आप यात्रा पर ही तो जा रहे हैं और जल्द वापस भी आ जाएंगे, तो फिर ये सब बातें किस लिए? जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। जीवन और यात्रा एक जैसे होते हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं, और भगवान झूठ न बुलाए, हम तो ईश्वर के चरणों में जा रहे हैं। हो सकता है कि वही हमारा मन लक्ष्य है। बहू, मैं ये घर, ये परिवार तुम्हारे सुपुर्द करके जा रही हूँ। इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना। चित्रा बेटा, चित्रा बेटा। भैया ये देखिए, यूपी में हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सबको मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, और एमपी और राजस्थान में भी सेम है। तकरीबन पूरे नॉर्थ के हर शहर में हमारी एक एक ब्रांच है, और साउथ में भी हमारी मार्केटिंग तो ठीक ही चल रही है ना वरुण? जी भैया। बस भैया यही प्लान फॉलो करते रहना, तो देखते ही देखते इस देश के हर शहर में हमारी एक ब्रांच होगी। इसके बाद तो हमें इंटरनेशनली जाना चाहिए, क्या कहते हैं भैया? क्या हुआ? कुछ नहीं, दरअसल मैं ताऊजी ताई जी के बारे में सोच रहा था। उनके जाने के बाद ये घर कितना सूना सूना सा हो गया। किसी ने सच्ची कहा कि माता पिता के बिना एक घर सिर्फ मकान बनकर रह जाता है। धर्म भैया, आपको बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें से किसी को दुखी नहीं होना चाहिए ताऊ जी और ताई जी के लिए। हमें तो उनके लिए खुश होना चाहिए। इतने सालों बाद उन दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त मिला है, वरना हमारे चक्कर में, घर की जिम्मेदारियों में वो दोनों तो अपने आप को भूल ही गए थे ना। अब जाके उन्हें सुकून मिला है। इतनी अच्छी तरह समझा दिया रानी ने कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिता रहे हैं, पर नहीं, इन्हें तो बस उनकी चिंता खाई जा रही है। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे।
आज तो खूबसूरती की बहार आ रही है। कोई खास बात है? जानकी, क्या हुआ? नाराज हो? मुझसे कुछ गलती हो गई? बातों से बहलाने की कोशिश मत करो, मत जताइए जैसे मेरी नाराजगी की बहुत परवाह है आपको। मेरी भावनाएं तो बस मेरे दिल में ही घुट कर रह जाती हैं। ऐसा मत कहो जानकी, मैं तो पूरे मन से तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश करता हूँ। और रही बात परवाह की, तो मैं अपने जीवन साथी की परवाह नहीं करूंगा तो और किसकी करूंगा? मेरा तो सूरज ही तुम्हारा चेहरा देखकर उगता है। तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। कैसा फर्ज? कौन सा फर्ज? अगर ऐसा होता तो क्या आप अपने मन की बात अपने मन में ही रखते, गैरों की तरह बर्ताव करते मेरे साथ? बोलिए। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और कौन सी बात है जो मैंने तुमसे छुपाई? क्या आपको ताऊजी ताई जी की याद नहीं आ रही? अकेले में उन्हें याद करके आपने अपनी आंखें नम नहीं कर ली? बताइए आपने मुझे ये बात। नहीं। बस इसी तरह अपने गम को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा दीजिए। यही स्वभाव है ना आपका, हर दुख हर दर्द अकेले ही सहते रहेंगे। फेरे लिए मैंने आपके साथ, कसमें खाई है, इतना भी हक नहीं कि आपका दर्द बांटूं। सच कहूं ना तो कभी कभी लगता है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। प्यार तो मैं तुम्हें बहुत करता हूँ जानकी, इतना करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए पूरी किताब लिख दूं। पर क्या करूं, प्रेमियों की तरह जताना नहीं आता मुझे, वहीं मार खा जाता हूं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जानकी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार का सागर है? तो जनाब, अगर आप अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखेंगे तो मुझे कैसे एहसास होगा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? देखिए जी, सीधी सी बात है, जो भी दिल में होता है उसे साफ साफ कह देना चाहिए। ये क्या बात हुई कि प्यार करते हैं लेकिन जताना नहीं आता? फिर तो प्यार प्यार ना होकर बस एक एहसास बन जाता है ना। सीखिए ना, प्रेमियों की तरह प्यार का इजहार करना सीखिए। तो तुम ही सिखा दो मुझे कि कैसे प्यार जताया जाता है। अरे चुप क्यों हो गई, बताओ ना। छोटी छोटी बातों में ही तो प्यार का एहसास छुपा होता है ना। जैसे किसी दिन मेरे लिए फूल ले आए, या उससे भी बड़ा तोहफा ये हो सकता है कि आप घर जल्दी आ गए। कभी लंच साथ में किया, दोपहर के 2 पहर हमने साथ में बिताए। अगर आप इसी तरह मुझे छोटे छोटे सरप्राइजेस देते रहेंगे तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। जैसे आज मैंने, अच्छा लगा आपको? तो बस ऐसे ही छोटे छोटे पलों में प्यार से जीना ही तो जिंदगी कहलाती है। सुबह सुबह पेपर ढूंढ रहे ना, यहाँ पड़ा है। हाँ, ये पेपर तो ये मैं पढ़ चुका हूँ। बहुत अच्छा किया। अब हम जॉगिंग चलते हैं, क्योंकि पता है सुबह सुबह फ्रेश हवा में जॉगिंग करने से सेहत बहुत अच्छी रहती है। भैया आइए। जॉगिंग करना बहुत अच्छी बात है, पर अब आज तुम जाओ, मैं फिर कभी चलूंगा। आज
क्या है ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, तो तुम जाओ। हाँ? पेपर तो यहाँ पड़ा है पापड़ की तरह कड़क, यानी किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं और आप कहते हैं आपने पेपर पढ़ लिया। कुछ तो अजीब हरकत कर रहे हैं आप। अच्छा है, नई नई शादी हुई है, कीजिए। अच्छी लग रही हो, पर थोड़ा ये अगर यहाँ होता तो। अब ठीक है, तो खुश हो ना? जानकी, जिंदगी की भागदौड़ में प्यार के इन एहसासों से बहुत दूर चला गया था मैं, और आज मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हें कभी कभी महसूस नहीं। तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो जानकी, मेरा दिल मेरी आत्मा जानती है। मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं होती और उसमें तुम नहीं होती जानकी। ना मैं कहाँ जानता था प्यार का मतलब, इससे ज्यादा और कुछ आता भी नहीं। रानी, जल्दी से मुझे ऑल द बेस्ट बोलो, चलो। क्यों? नहीं क्यों कैसे नहीं पूछते किसी को भी शुभकामनाएं देने के पहले, वरना शुभकामनाओं की जो अहमियत है वो कम हो जाती है। इसलिए सवाल मत करो, वजह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बोलो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें राम जी आपको जरूर सफलता देंगे। अब देखना रानी, तुम्हारा ऋषभ जरूर जीत के आएगा। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? आज मैं जा रहा हूँ चेंबर ऑफ कॉमर्स, जहाँ हमने इंटरनेशनल ट्रेडिंग लाइसेंस का एप्लीकेशन दिया हुआ है। आज हमें वो लाइसेंस मिलने वाला है। बस एक बार ही लाइसेंस मिल गया ना रानी, तो देखना धर्म एंड ब्रदर्स का नाम लंदन से लेके अमेरिका तक होगा। इंटरनेशनल हो जाएंगे हम लोग। मिस्टर ऋषभ राठौड़, आसमान छू रही हैं आपकी तमन्नाएं। सपनों की इतनी ऊंची उड़ान में कभी ये मत भूल जाइएगा कि यहाँ जमीन पर आपकी एक पत्नी भी है जो आपको बहुत प्यार करती है, आपकी इन तमन्नाओं से भी ज्यादा। कैसी बातें करती हो रानी? तुम्हें पता है मैं अपने आप को भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। आज मैं ये जो भी ख्वाब देख रहा हूँ ना, इन सब के पीछे बस तुम्हारा विश्वास है। आज हम सब जिस किसी भी मकाम पे पहुंचे हैं ना रानी, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तो तुम्हें भूलना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं जाऊं? बाय। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरे जाओ जाओ चाची के पास, आ जाओ आ जाओ। ओले ओले, नहीं 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 रोते। अरे खेलो चाची के पास। मुझे दे दो, आ जाओ। आ मेरा जो आ जाओ। बस 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 मामा के पास। जानकी भाभी, ये श्लोक भी ना एकदम बिगड़ेल शहजादा हो गया है। हाँ, जब देखो आप ही से चिपका रहता है, हमारे पास तो आता ही नहीं है। आखिर हम भी तो इसके कुछ लगते हैं, और ये कि हमें हाथ भी नहीं लगाने देता। वो क्या है ना रजनी, भगवान ने ना बच्चों को स्पर्श पहचानने की शक्ति दी होती है। वो माँ की गोद में जाते ही झट से उसका स्पर्श पहचान जाते हैं और रोना बंद कर देते हैं। वो माँ की गोद में जाते ही बहुत सुरक्षित फील करते हैं।
धर्म भैया, वो सरकारी जमीन जो आपको मंत्री जी ने दी थी, उस जमीन के लिए आप जैसा चाहते थे ठीक वैसे ही मैंने वकील साहब से मिलकर उस जमीन को हम चारों भाई के नाम पे करवा दी। बस एक बार हमें कोर्ट में जाकर उस स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर करने होंगे। वो जमीन किसी भी कीमत पर मेरे नाम करवानी है तुम्हें। भैया मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, जमीन आपके नाम पे हो या हम चारों के नाम पे, क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब है कि जमीन को हम चारों भाइयों के नाम करने की क्या जरूरत थी, अपने नाम पे रहने देते। ऋषभ, इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है, हमारा प्यार, हमारी एकता। बचपन से लेकर आज तक हमने हर चीज आपस में बांटी है। याद है ऋषभ, बाबूजी क्या कहा करते थे? रोटी चाहे एक हो या आधी, हम चारों को मिल बांट कर खानी चाहिए। मिल बांट कर खाने से बरकत होती है। जहां एकता होती है वहां खुद हालात को भी झुकना पड़ता है। और फिर मैं नहीं चाहता कि हम चारों के बीच में कभी भी तेरा मेरा हो। जो हमारा है वो हम सबका होना चाहिए। सही। अरे जानकी भाभी, यहाँ आइए ना। क्या हुआ पायल? भाभी देखिए, ये हमारी आस्था के स्कूल का ब्रोशर है। मैं सोच रही थी कि हम आस्था का एडमिशन इसी स्कूल में करवाते हैं। ये मधुपुर की बेस्ट स्कूल है। यहाँ पर ना पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसी में तो बच्चे का सही विकास होता है ना। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अरे इतनी सारी सुविधाएं हैं, फिर तो इसी स्कूल में एडमिशन दिला दो उसे। हाँ भाभी, मैं तो हमारी आस्था को इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। अगले हफ्ते यहाँ पर एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं, तो बस वहाँ पर 2 लाख रुपए जमा करवाने। 2 लाख रुपए? नहीं नहीं, मेरा मतलब है 2 लाख रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है ना? हाँ भाभी, ज्यादा है, मगर पैसों से बढ़कर हमें हमारी बेटी का भविष्य देखना है ना। और अगर उसकी पढ़ाई की नींव मजबूत होगी तो उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। पायल, तुम्हें आस्था के भविष्य की ऐसी कौन सी चिंता हो रही है? लड़की है, देर से उसे ससुराल ही जाना है, घर गृहस्थी संभालनी है। लड़कियों का क्या है, घर अच्छी तरह संभाल ले, परिवार को अच्छी तरह संभाल ले। हमारे लिए तो वही वाहवाही है। मेरे ख्याल से तो तुम्हें इतने पैसे खर्च करने नहीं चाहिए। कोई ठीक ठाक से स्कूल में डाल दो ना उसे, क्या फर्क पड़ता है? आजा श्लोक। भैया, आप इतनी जल्दी? हाँ, वो मुझे यहाँ पास ही में कुछ काम था। मैंने सोचा कि लंच घर पे ही करता चलूं। धीरे धीरे आप भी प्यार जताना सीख गए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। अब तो कोई गिले शिकवे शिकायत नहीं है ना जानकी जी?
जी मैं धर्म बोल रहा हूँ। क्या हमारे घर से आपके यहाँ गहने आए हैं? जी आप बता सकते हैं कि कौन आया था? क्या हुआ? किसका फोन था? पायल बहू, पायल बहू, पायल बहू, क्या तुम घनश्याम दास ज्वेलर के पास गई थी? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी पायल बहू जो तुम्हें अपने गहने बेचने पड़े? अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत थी, पैसे चाहिए थे, तो वरुण को बता देती, जानकी से कह देती। अगर कोई नहीं सुन रहा था तो मुझसे बात कर लेती। पर इस तरह बाजार में जाकर अपने गहने बेचने की क्या जरूरत है तुम्हें? धर्म भैया, मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में आकर किया। मैंने अपनी बेटी के भविष्य के लिए किया। भैया, मैंने जानकी भाभी से बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं आस्था का एडमिशन प्रिंसेस स्कूल में करवाना चाहती हूँ और वहाँ पर बतौर सिक्योरिटी के मुझे 2 लाख रुपए डोनेशन फीस जमा करनी है। मगर जानकी भाभी ने कहा कि लड़कियों को इतने महंगे स्कूल में भेजकर क्या फायदा। भैया, मैं क्या करती आप ही बताइए। जब जानकी भाभी ने मना कर दिया तो घर में किसी और से पूछकर कोई फायदा ही नहीं था। उल्टा सब मुझे ही समझाते और मुझे ही गलत समझते। भैया, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। और भैया, उस स्कूल में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व अच्छे से निखर आता है। और मुझे पूरा विश्वास है भैया कि हमारी आस्था बहुत आगे बढ़ेगी उस स्कूल में पढ़कर और उसका भविष्य भी बेहतर हो जाएगा। भैया, क्या वो एक लड़की है इसीलिए उसकी एजुकेशन अच्छी ना करवाऊं? क्या वो एक लड़की है इसीलिए मैं उसके भविष्य के साथ समझौता कर लूं? भैया, मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी बेटी के भविष्य और उसकी अच्छी परवरिश के लिए किया है। धर्म, शायद पायल को मेरा कहने का तरीका गलत लगा हो, लेकिन यकीन मानिए बात डोनेशन की नहीं थी। सबसे पहले हमारा घर उस स्कूल से कितना दूर है, आने जाने में ही कितना वक्त लग जाता है, और हमारी आस्था कितनी छोटी है, बेचारी आने जाने में ही थक जाती। और दूसरी बात, जिस स्कूल में पैसे देकर पढ़ाई खरीदी जाए, उस स्कूल में हमारी आस्था को क्या संस्कार मिलेंगे? आस्था मेरी भी बेटी है, मुझे भी उसकी बहुत चिंता है। मैं तो चाहती हूँ कि वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि नैतिक और वैचारिक रूप से भी शिक्षित हो। और फिर पायल, संस्कार सिर्फ ABCD पढ़ने से तो नहीं मिलते ना। आप लोग भी तो सब बहुत ही साधारण स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन देखिए आज कहाँ पहुंच गए आप लोग। मायने ये नहीं रखता कि पढ़ाई कहाँ पर की गई है, मायने ये रखता है कि पढ़ाई कैसे की गई है।
तो बस पायल को यही समझाना चाहती थी। शायद मेरे कहने का तरीका गलत था। पायल बहू, तुम्हें और इस घर की किसी भी बहू को अपना दिल छोटा करने और मजबूर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा अपना है। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो तुम बेशक आस्था का एडमिशन प्रिंसेस स्कूल में करवा सकते हो। थैंक यू भैया। तुम्हारे मन में आस्था के लिए हकीकत में जो भावनाएं हैं, अगर तुम उसे ठीक तरीके से पायल को समझा पाती तो शायद वो ये कदम नहीं उठाती। जानकी, हम बड़े हैं इस घर के और बड़ों का बड़प्पन छोटों को साथ लेकर चलने में होता है। उनकी हर भावना की कदर करनी है। देखो, अब ताऊ जी ताई जी भी नहीं है यहाँ, तो सहारे और मार्गदर्शन के लिए हमारी ओर देखते हैं। तुम अपना दिल छोटा मत करो। हम सब जानते हैं कि इस परिवार के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। मुझसे ज्यादा तो तुम इस घर और परिवार के बारे में सोचती हो। मैं चलता हूं। बाय। रानी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुम्हारी जान की भाभी होती तो आज उसने भी ये नहीं किया होता। नहीं भाभी, आपने कुछ गलत नहीं किया और आप अपनी तुलना जानकी भाभी के साथ क्यों करती हैं? आप अपनी जगह सही हैं, पायल अपनी जगह। भाभी, परिवार में प्यार से रहना और स्नेह बनाए रखना मुश्किल जरूर है, लेकिन हर रोज हम एक नया अनुभव करते हैं और वो अनुभव ही हमारी ताकत बन जाता है। आपने खाना नहीं खाया ना? खाना खा लीजिए। जो हमारा है वो हम सबका होना चाहिए। ये जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा अपना है। देखो, अब ताऊ जी ताई जी भी नहीं है यहाँ, तो सहारे और मार्गदर्शन के लिए हमारी ओर देखते हैं। बहुत
बहुत एकता है इन चारों भाइयों में। रामायण को अपनी जिंदगी बना लिया इन लोगों ने, पर ये लोग जानते नहीं कि एक औरत अगर चाहे तो राजमहल को बनवास में बदल सकती है। और एकता का क्या है? एकता तो आसानी से तोड़ी जा सकती है। मुझे इनका भाईचारा तोड़ना ही होगा। राज करने आई हूं मैं इस घर पर, महारानी बनना है मुझे इस घर की। धर्म के दिल पर भी राज करना है। और हाँ, बाबा को वो जमीन भी तो दिलानी है। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब इन भाइयों की एकता को मैं तार तार कर दूं। फिर देखना, एक ही पल में इनकी अयोध्या रह जाए। रानी भाभी, भाभी देखिए ना, संसी कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। भाभी अरे रजनी, तुम अभी तक किचन में क्या कर रही हो? तुम्हें जाके शॉपिंग नहीं करनी? देखो, ऐसे फिजूल में वक्त बर्बाद मत करो, फिर ऐन मौके पर कुछ नहीं होने वाला। और जाने के कम से कम 2 दिन पहले सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। और अब तुम्हारे स्विट्जरलैंड जाने में दिन ही कितने बचे हैं? हाँ, है ना रानी? भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं और रजनी आज ही जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और रानी आ रही है ना तुम्हारे साथ, फिर ठीक है, फिर तो रजनी कुछ भी नहीं भूलेगी। अरे हाँ, वैसे इसकी फ्लाइट तो दिल्ली से होगी ना, तो फिर तो इसे 1 दिन पहले ही निकलना पड़ेगा। हाँ भाभी, और वो 1 दिन पहले ना हम सब जाएंगे इन दोनों को दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। इतनी जल्दी थोड़ी ना छोड़ देंगे इन दोनों को अकेला। हाँ, पहले तुम भी चलोगी ना, मजा आएगा। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी भाभीयों। अरे रजनी, दोपहर को दुकान से लड़का आएगा, उसे फ्लाइट्स की टिकट दे देना, वीज़ा के लिए भेज देना। और मुझे बहुत काम है, इतनी सारी चीज़ें समेटनी है कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा ना, ठीक है? बाय बाय। अब छिड़ेगा इस घर में महाभारत। अब होंगे टुकड़े रिश्तों के और आग लगेगी प्यार के धागे में। रजनी, क्या बात है? राजेश इतनी देर से बाहर टिकट्स की वेट कर रहे हैं, टिकट्स क्यों नहीं दिया अभी तक? हाँ भाभी, मैं कितनी देर से टिकट्स ढूंढ रही हूँ, पर मुझे टिकट्स मिल ही नहीं रही है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने वो टिकट्स इस कबर्ड में ही रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। टिकट्स नहीं मिल रही। अच्छा ठीक है, तुम वहीं पे देखो, मैं यहाँ पे देखती हूँ। मैगजीन या कहीं पे तुमने रख दी हो। अरे रजनी, क्या कर रही हो तुम? जय का 4 बार फोन आ चुका है, टिकट्स दो ना, वो आदमी कब से नीचे खड़ा है। भाभी हम लोग बहुत देर से टिकट्स ढूंढ रहे, लेकिन कहीं पे मिल ही नहीं रही। टिकट्स नहीं मिल रही? अरे टिकट्स इस तरह कहाँ जा सकती है? अगर टिकट्स नहीं मिली तो वीजा नहीं लगेगा, और वीजा नहीं मिला तो आप लोग घूमने कैसे जाओगे रजनी? ये कहाँ जा सकती है? टिकट ढूंढो ना, बहुत जरूरी है ढूंढना। चलो चलो जल्दी ढूंढो, मैं भी ढूंढती हूँ। भगवान, यहीं कहीं रखी होगी और कहीं
ये देखो, टिकट ढूंढने के चक्कर में मैं भूल गई कि आस्था को ड्राइंग बुक और कलर्स चाहिए थे, इसलिए मैं पायल के कमरे में जा रही थी। बेचारी उसकी मम्मी है नहीं, कब से रोए जा रही है। रानी तुम एक काम करो ना, पायल के कमरे में वहाँ टेबल पर ही ड्राइंग बुक और कलर्स पड़े हैं इसके, जरा ले आओ। तब तक मैं टिकट ढूंढने में रजनी की मदद करती हूँ। जाओ जाओ जल्दी ढूंढो तुम। जी रजनी, वो मैट्रेस के नीचे देखना, हो सकता है वहीं पे रखी हो। जाओ स्विट्जरलैंड में ऐश करो तुम। भाभी मुझे स्विट्जरलैंड नहीं जाना, मैं अपनों के बीच रह के बहुत खुश हूँ। हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन टिकट्स कहीं नहीं नजर आ रही है। तुम आस्था की बुक्स दे दो मुझे, फिर हम लोग मिलकर ढूंढते हैं। अरे ये तो एयर टिकट्स है ना, पर ये पायल के कमरे में क्या कर रहे हैं रानी? और इन्हें फाड़ा किसने? पायल, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज गुड़िया को उसके स्कूल में एडमिशन मिल गया। आज सुबह सुबह ही आस्था के स्कूल से फोन आया था इंटरव्यू के लिए, उसे सिलेक्ट कर लिया है भाभी। अब हमारी आस्था मधुपुर के बेस्ट स्कूल में पढ़ाई करेगी। बहुत खुशी की बात है, लेकिन पायल कभी कभी अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ध्यान रख लिया करो। रजनी की टिकट तुम्हारे कमरे में क्या करी थी? मेरे कमरे में? ये फटी हुई उसकी टिकट्स तुम्हारे डस्टबिन से मिली। जवाब दो क्यों? भाभी भाभी भाभी, मैं नहीं जानती कि ये कैसे फटी और मेरे कमरे में कैसे आई। भाभी मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। भाभी मैं आपके सामने कभी झूठ नहीं बोल सकती। हाँ भाभी, पहले रजनी के बाहर जाने से मुझे जरूर थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन फिर आपके समझाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ भाभी। लेकिन भाभी मैंने ये टिकट्स नहीं फाड़े और मैं नहीं जानती कि मेरे कमरे में कैसे आए। भाभी प्लीज, भाभी मेरा यकीन कीजिए ना भाभी, मैंने कुछ नहीं किया है। रजनी, मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने दुकान से आदमी भेजा था, तुमने उसका टिकट्स क्यों नहीं भेजे? मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि खैर जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे वीजा के लिए जाना है। आधे घंटे में वीजा ऑफिस बंद हो जाएगा। जय, वो टिकट्स मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ। मैंने पूरे घर में ढूंढा बट टिकट्स कहीं मिल नहीं रही हैं। जय, इतनी लापरवाही, इतनी गैर जिम्मेदारी, वो कोई चूड़ी बंदी है जो तुम कहीं रख के भूल गए। अगर टिकट्स नहीं मिली तो वीजा नहीं लगेगा और हम कहीं घूमने नहीं जा पाएंगे। जय,
हमने पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं मिल नहीं रही टिकट्स। अब नहीं मिल रही हैं तो मिलेंगे भी नहीं, और भूल जाओ स्विट्जरलैंड जाने का कोई भी प्रोग्राम। Forget it. मैं आस्था की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे टिकट्स नहीं फाड़े। रजनी, मैंने तो तुम्हारे टिकट्स को हाथ तक नहीं लगा। प्लीज भाभी, आप ऐसा मत कहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने कुछ नहीं किया है। मुझे आप पे पूरा विश्वास है भाभी। रजनी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम हमेशा मुझे अपनी बड़ी बहन मानती रही और मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस तुम पर निकाली और मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने बिना किसी शक और बिना किसी सवाल के मुझ पर पूरा विश्वास किया। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है रजनी। रानी भाभी, आप ठीक कहती हैं कि रजनी अपने रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझती है और उन्हें निभाती भी है। और रजनी तो हमारी छोटी बहन जैसी है। गलत तो मैं ही थी जो इसे समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दो रजनी। पायल, तुम अपने दिल पर इतना बोझ क्यों ले रही हो? अरे जो कुछ भी हो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना। भाभी, बार बार मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा है कि कौन ऐसा कर सकता है। टिकट्स कैसे फट गई और मेरे कमरे तक कैसे पहुंच गई? भाभी, अपने घर में ऐसा कौन हो सकता है जो ऐसी हरकत करेगा? वो देखो, हमारी गुड़िया देखो कैसे कागज के साथ खेल रही है। जरूर उसी ने टिकट्स फाड़ी होंगी। अब वो तो बच्ची है ना, वो थोड़ी ना जानती कि टिकट्स कितनी महंगी है, क्या कीमत है उसकी, क्या अहमियत है। बदमाश है की। एक वही तो हो सकती है जो इस तरह की हरकत करे हमारे घर में, और कौन होगा? अब बस भी कीजिए आप लोग, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 टिकट्स के लिए मुझे मेरे घर में इतनी उदासी नहीं चाहिए। अरे भाई, टिकट्स नहीं हैं तो और बनवा लेंगे। अब कोई टिकट नहीं करेगा, समझ गए आप लोग? मुझे मेरे घर की बहुएं हमेशा मुस्कुराती हुई नजर आनी चाहिए। अरे भाई, ताऊ जी की जिम्मेदारी निभा रहा हूं, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए इसमें। धर्म भैया,
अब हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे। नहीं जाना हमें बर्फ की गोद में। हमारे लिए आपके प्यार की छांव ही काफी है। रहा सवाल धरती के स्वर्ग का, तो जहां आप जैसे बड़े लोगों की छत्र छाया और आशीर्वाद हो, तो वो घर अपने आप में ही स्वर्ग होता है ना। भैया, मेरे लिए तो मेरा घर ही स्वर्ग है। मैं यहाँ रह के अपनों के साथ वक्त बिताने में ज्यादा खुश हूँ। और जहाँ अपनों का साथ हो, तो इस दुनिया में वो घर दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत जगह बन जाता है ना। ठीक है रजनी बहू, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे भी बिना मन के कहीं जाके क्या फायदा। पर आज हम सब, हमारा पूरा परिवार फिल्म देखने जाएगा। अरे वाह, वैसे भी अरसा हो गया साथ वक्त बिताए। काम की दौड़ धूप ने वक्त ही चुरा लिया जिंदगी से। अरे देख क्या रहे हैं? चलो चलो तैयार हो जाओ सब, जाओ। तैयार हो रानी? टिकट्स बुक हो गई हैं। वैसे कुछ भी कहो, दोबारा शादी करने से फर्क जरूर पड़ता है। अब धर्म भैया को देखो, फिल्में देखना चाहते हैं। ये तो वही बात होगी ना, कहते हैं पत्थर पे फूल उग रहा है। सालों से धर्म भैया ने एक फिल्म नहीं देखी है और आज रोमांटिक फिल्में देखना चाह रहे हैं। क्या बात है? तो इसमें हर्जी क्या है? अच्छा ही है ना। देखिए, धर्म भैया जानकी भाभी से प्यार तो हमेशा से ही करते थे, बस अब इजहार करने लग गए हैं। वैसे भी वक्त वक्त पे प्यार का इजहार करते रहना चाहिए, उससे प्यार की कशिश कम नहीं होती। बात तो सही है। अब मेरी संगत का कुछ तो असर हो रहा है धर्म भैया पे। आप तो जानती हैं मैं कितना रोमांटिक हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हम फिल्म मिस कर देते हैं और चलिए आप। जानकी, तुम्हारी देवरानियां हैं बहुत समझदार। कितनी अच्छी बात कही आज रजनी ने कि दुनिया में अगर कहीं खुशियों का भंडार है, कहीं स्वर्ग जैसा एहसास होता है, तो वो है अपना घर, अपना परिवार। अपनों का प्यार और घर की चाव से बढ़कर ना तो कहीं दुनिया में सुकून है, ना खुशी। वाकई जानकी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसा प्यार और एकता से भरा परिवार मिला, है ना? सच तरह तुम्हारा परिवार कुछ जरूरत से ज्यादा ही एक है। बहुत मुश्किल है इस एकता को तोड़ना। प्यार की नींव पर विश्वास की हवेली जो बना रखी है सबने। सब रेडी? ऋषभ, आज कितने दिनों बाद हम जा रहे होंगे फिल्म देखने? बस 5 साल हुए भैया। साल की छोड़िए भैया, वहाँ जाके एंजॉय करते। अरे भैया, रास्ते में मिठाई की दुकान पड़ती है, तो मैं सोच रहा था कि हम सोच रहे थे कि तेरी शादी मिठाई वाली से करवा देंगे। जानकी भाभी, हमें अच्छी तरह से पता है कि अभी हर बार की तरह आप क्या कहेंगे। आप कहेंगी कि जाने से पहले अगर कोई छींक दे तो घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, वरना बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, है ना भाभी? अब भैया हम थोड़ी देर बाद ही जाएंगे, चाहे मूवी की शुरुआत क्यों ना मिस हो जाए। हम तो ठहरे आपके आगे करीब टेबल, तो हम अपनी भाभी की बात कैसे टाल सकते हैं?